हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से लेक्चर नंबर 3, अंग्रेजों की भारत विजय। और आज का जो लेक्चर हम रखेंगे वो बंगाल और कर्नाटक के संदर्भ में रखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर अपलोड किया हुआ है। पहला लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और सेकेंड लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ था 18वीं शताब्दी में जो नए रास्ते। तो आज हम देखेंगे अंग्रेजों की भारत विजय। ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक से प्राय हर एक एग्जाम में बच्चा पार्टी क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जैसे ये रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी के कांस्टेबल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो वहां से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अंग्रेजों की भारत विजय। देखिए, अंग्रेजों की भारत विजय में सबसे बड़ा रोल रहा था फ्रांस। क्या बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले अंग्रेज जो है फ्रांस की शक्ति को खत्म करेंगे, और इसके क्रम में इनके साथ 3 संघर्ष होंगे तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाएगा। फिर ये सेकंड बंगाल पे कब्जा करेगा, और बंगाल पे कब्जा और फ्रांस की शक्ति को खत्म करने के बाद पूरे भारत इनके लिए युद्ध और संधि समझौता का मैदान बन जाएगा। तो यहाँ इस टॉपिक में हम सिर्फ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और बंगाल पे अधिग्रहण कैसे किया इनको देखेंगे, और जो आगे युद्ध हुआ वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलते हैं। देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आपने पिछले लेक्चर अगर आपने देखा है तो आप जानते होंगे, नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। अंग्रेज के बाद आपके डेनिस आए, और डेनिस के बाद आपके सबसे लास्ट में आपका फ्रांस कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया। पुर्तगाली शुरू में बहुत ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी शक्ति घटती गई और ये सिर्फ गोवा तक ही सीमित रहे। डच डच को अंग्रेजों ने 1759 के बेदरा के युद्ध में हराया और डच की शक्ति को खत्म कर दिया। और अंग्रेज जो है अपना सारा ध्यान भारत के जो पूर्वी इलाके हैं उधर ही लगाया। ठीक है। फिर डेनिस ने अपना सारा कारोबार अंग्रेज को बेच दिया। इस तरह से ये 3 शक्ति करीब करीब खत्म। अब बचे अंग्रेज और फ्रांस। अंग्रेज और फ्रांस अपने देश यूरोपीय महाद्वीप में भी एक तरह से दुश्मन ही थे, पड़ोसी थे, तो पड़ोसी दुश्मन होता ही है। और अंग्रेज फ्रांस भारत में भी दुश्मनी हुआ, और अंग्रेज और फ्रांस जो है सेम टाइम में आपको अमेरिका में भी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यही भारत में भी हुआ। तो इन दोनों के बीच में 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 49 से 54 तक चला, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 58 से 63 तक चला। तो चलते हैं बारी बारी समझते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इस युद्ध को जो है ना सेंट टॉमे का भी युद्ध कहा जाता है। और इनकी जो परिस्थिति, ये जो युद्ध हुआ था वो भारत में नहीं हुआ था, ये मेन हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में कौन उत्तराधिकारी होगा उसको लेकर ये युद्ध हुआ था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा, फ्रांस होगा या ब्रिटिश होगा। इसके चक्कर में ये युद्ध जो है लड़ा गया हुआ था, और इसी का विस्तार भारत में भी हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का जो युद्ध के विस्तार जो पृष्ठभूमि जो था कि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकार कौन होगा, ये जो भारत में फैला उसका जो कारण था में अंग्रेज अधिकारी बार्नेट ने क्या किया था, फ्रांस के जहाज पे कब्जा कर लिया था, और फिर यहां से भारत में भी यह युद्ध फैल गया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर से सहायता मांगी, बुरडोन से, और बुरडोन ने डुप्ले की मदद की, और मदद से इन्होंने मद्रास को जीत लिया जो उस टाइम में कर्नाटक का पार्ट हुआ करता था। अंग्रेजों ने भी मदद की कोशिश की और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अनवरुद्दीन ने मदद भी किया, लेकिन डुप्ले की सेना या फ्रांस की सेना ने अनवरुद्दीन की सेना को हरा दिया, और यहाँ पे फ्रांस जीत गया। और ये जो जीत थी वो भारत की धरती पे पहली जीत थी जो किसी विदेशी सेना को मिली थी। तो विदेशी सेना की ये पहली जीत। फिर 1748 में इस युद्ध को रोक दिया गया जब ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हुई, और इसके बाद एक संधि हुई जो एक्स ला सैपेल की संधि के नाम से मशहूर है। 1748 में हुआ और प्रथम कर्नाटक युद्ध रुक गया। सबसे पहले इस युद्ध में आपको 3-4 चीजें एकदम ध्यान रखना है। इस युद्ध को सेंट टॉमे का युद्ध कहा जाता है, और एक्स ला सैपेल की संधि के द्वारा इस युद्ध को रोका गया, और पहली बार इसी युद्ध के दौरान पहली विदेशी सेना की जीत हुई। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही पूछे गए हैं। अब चलते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में। देखिए, यहाँ की जो पृष्ठभूमि थी वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के चक्कर में युद्ध हुआ।
लेकिन यहाँ पे जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ जस्ट उसके खत्म होने के जस्ट 1 साल के बाद, वो इसकी परिस्थिति जो है भारत में ही तैयार हुई। भारत में कैसे तैयार हुई इसको समझिए। देखिए आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो निजामुल उल मुल्क थे। हैदराबाद के संस्थापक थे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, निजाम उल मुल्क। कभी कभी कर्सन खो जाता है। हैदराबाद का संस्थापक था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पुत्र नासिर जंग और उसके पोते मुजफ्फर जंग में गद्दी की ये जंग छिड़ गई कि गद्दी पे पुत्र ने बोला मैं बैठूंगा, पुत्र जो था मुजफ्फर जंग उन्होंने कहा मैं बैठूंगा। वैसे ही कर्नाटक में भी चंदा साहब और अनवरुद्दीन में गद्दी की जंग छिड़ गई दोनों में। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, इधर मुजफ्फर जंग को समर्थन दे दिया और इधर चंदा साहब को समर्थन दे दिया। यानी कि कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को समर्थन दे दिया और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन दे दिया। बदले में अंग्रेज ने क्या किया, हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे दिया और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को समर्थन दे दिया। लेकिन अंग्रेज दोनों जगह से हार गए। 1749 में एक युद्ध हुआ, अंबर का युद्ध, और अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। और फिर 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया। यानी कि देखा जाए तो अंग्रेजों ने जिनका जिनका समर्थन किया था ये दोनों हार गए। और गद्दी पे कौन बैठे, तो एक तरफ मुजफ्फर जंग बैठा और एक जगह चंदा साहब बैठा। तो मुजफ्फर जंग नवाब बना और किसकी सहायता से बना, तो भाई फ्रांस दुप्ले की सहायता से ये बना। दुप्ले कौन था, फ्रांस का गवर्नर। दुप्ले की सहायता से बना। दुप्ले ने गद्दी पे जो बिठाया वो मुजफ्फर जंग को बिठाया। मुजफ्फर जंग जो नवाब बन गया, खुश हो गया और दुप्ले को उन्होंने गिफ्ट दिया। गिफ्ट में क्या दिया, तो मुसलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, और पौंडीचेरी, ये क्षेत्र प्रदान किया। साथ ही जो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसका गवर्नर बना, जिससे पहली बार अंग्रेजों को भी दिखा कि यहाँ पे आमदनी अच्छा खासा है। फिर जो फ्रांसीसी सरकार थी वो डुप्ले को वापस बुला ले गई। क्यों ले गई, क्योंकि बार बार युद्ध हो रहा था। युद्ध होने से क्या होता था, पैसा खर्च होता था और प्रॉफिट जो है वो घटता था। इसलिए फ्रांस सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहियो को अगला गवर्नर बना के भेजा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही सबसे बड़ी गलती रही। और फिर बाद में पांडिचेरी की संधि हुई और पांडिचेरी की संधि में जो दोनों देश, अंग्रेज ने जो फ्रांस का जो भी क्षेत्र छीना था और फ्रांस ने जो भी अंग्रेजों का क्षेत्र छीना था वो क्षेत्र को वापस कर दिया। और इस तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के द्वारा खत्म हुआ। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपेल की संधि के द्वारा और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी संधि के द्वारा खत्म हुआ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डुप्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में आया हुआ है। डुप्ले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। फिर आता है महत्वपूर्ण तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई ये भी भारत से बाहर तैयार हुई। जिस तरह प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, इसका जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ वो सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, तो ना मिनी वर्ल्ड वार कहा जाता है, यानी कि लघु विश्व युद्ध। मिनी वर्ल्ड वार जो है ना, ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था और करीब करीब ये यूरोप में भी लड़ा गया। ठीक है, इसी तरह उत्तरी अमेरिका में भी ये युद्ध फ्रांस और अंग्रेज के बीच में हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना नायक आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसों के साथ इनका वांडीवास का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ये निर्णायक युद्ध था वांडीवास, जहाँ पे फ्रांसीसियों की हार हुई। और यह युद्ध इतना निर्णायक था, इस युद्ध ने बता दिया कि अब फ्रांस की शक्ति भारत में खत्म हो। इस तरह से फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में हराया। फिर 1763 में पेरिस की संधि हुई, जहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध को भी खत्म किया गया और भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध को भी खत्म किया गया। इस युद्ध में यह निर्णय लिया गया कि फ्रांस अब भारत में फैक्ट्री की किलाबंदी नहीं कर सकते। यानी कि देखा जाए तो फ्रांस की शक्ति ही खत्म हो गई। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस युद्ध में, किस कर्नाटक युद्ध में फ्रांस की शक्ति खत्म हुई, तो कर्नाटक युद्ध में। किस युद्ध के द्वारा, तो यह वांडीवास का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बंगाल का अधिग्रहण। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फ्रेंच की शक्ति यानी फ्रांस को खत्म किया। अब ये बंगाल का अधिग्रहण करें। तो बंगाल के अधिग्रहण में हम सबसे पहले समझेंगे इसकी पृष्ठभूमि कैसी रही। आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा कि बंगाल की जो स्थापना है वो मुर्शिद कुली खान ने की। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अलीवर्दी खान, बिहार का जो नायब सूबेदार है, वो अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका जो नाती है सिराजुद्दौला, वो नवाब बनता है। और सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में रस्साकसी स्टार्ट हो जाती है। और ये रस्साकसी यानी कि जो टेंशन है वो स्टार्ट होता है 1717 का शाही फरमान, जिसको फर्रुखसियर ने जारी किया था। आप याद करिए, पहला लेक्चर अगर आपने देखा है तो 1717 में फर्रुखसियर बीमार होता है
इसके उपचार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक डॉक्टर हैमिल्टन को फ्रोक्सियर का इलाज करने के लिए भेजती है और फ्रोक्सियर का इलाज सफल होता है। फ्रोक्सियर खुश होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि भैया आप 3,000 रुपया वार्षिक किराया हमें दीजिए और बदले में मुगल का साम्राज्य जितना बड़ा है वहां पे आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो 1717 में जो फ्रोक्सियर ने दिया था इसे कहा जाता है शाही फरमान। और इसी को लेके सिराजुद्दौला यानी कि बंगाल के नवाब अंग्रेजों के बीच में रस्साकसी शुरू हुई। अब ये रस्साकसी शुरू हुई, शाही फरमान कंपनी को दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि इस फरमान को लेकर आप पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर थे वो भी अपना निजी व्यापार करते थे। ये वर्कर क्या करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, यही शाही फरमान का ना यूज करते थे। और इसके चक्कर में क्या होता था कि बंगाल का जो राजस्व है, जो टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, वो घट रहा था। और इसके चक्कर में ये रस्साकसी शुरू हुई थी। सिराजुद्दौला कहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही इससे सिर्फ बिजनेस करे, न कि इसके वर्कर। और यहीं पे शाही फरमान को लेकर जो रस्साकसी थी वो ज्यादा बढ़ गई। और इसी क्रम में क्या किया, नवाब ने, जो नवाब सिराजुद्दौला था, उसने फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों का किला था उस पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों को भगा दिया। और ये अंग्रेज जो है फुल्टा द्वीप पे शरण ले लिए, तो कलकत्ता के बगल में ही एक द्वीप था उस पर शरण लिए। यहीं पे कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को भगा दिया तो वहां पे एक हॉलवेल ने एक कहानी प्रस्तुत किया कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला ने क्या किया, वहां पे अंग्रेजों को बंदी बनाया, 146 अंग्रेजों को, उसको एक छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया सभी अंग्रेजों को। और अंग्रेज में से 146 में से 123 अंग्रेज जो है सफोकेशन यानी कि दम घुटने से मर गए और 23 ही अंग्रेज जिंदा बच गए। इसी को ब्लैक हॉल नामक घटना कहा जाता है, जो 30 जून 1756 को घटित होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। इसके बाद नवाब जो है अंग्रेजों को भगाने के बाद मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बना देते हैं और जिसका नाम बाद में अलीनगर कर दिया जाता है। तो मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाते हैं और इसका नाम अलीनगर रख दिया जाता है। फिर मानिक चंद सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करते हैं। अब मानिक चंद क्या करता है, रिश्वत लेता है और यह किला अंग्रेजों को सौंप देता है। क्लाइव जो है कलकत्ता आने से पहले चंद्रनगर का विजय करता है और अंग्रेजों की स्थिति मजबूत करता है। सिराजुद्दौला समझता है कि क्लाइव मजबूत है और अलीनगर की संधि उसको 1757 में करनी पड़ती है। लेकिन अलीनगर की संधि करने के बावजूद क्लाइव जो है सिराजुद्दौला के साथ एक युद्ध करता है और इसी युद्ध को हम बोलते हैं प्लासी का। यह युद्ध इतना इंपॉर्टेंट था कि भारत का अगले 200 वर्ष का नियति बदल देगा, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता जो है भारत में धीरे 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 फैलना स्टार्ट करेगी। तो ये युद्ध जो है 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना के बीच में लड़ी गई, जिसमें से ध्यान रखिएगा कि सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफर जो सेनापति था और दीवान राय दुर्लभ जो था वो अंग्रेजों की तरफ जा मिले थे, यानी कि सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने गद्दारी की थी। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से जो मेन लड़े थे वो थे मीर मदार और मोहनलाल, जो युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति यानी कि मर गए थे। युद्ध पश्चात सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद भाग गया, जहां पे मीर जाफर का पुत्र मीरन जो था उन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और बाद में मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, अंग्रेजों ने मीर जाफर को ही बाद में नवाब बनाया। और मीर जाफर ने कंपनी को खुश करने के लिए 24 परगना की जागीर प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कहा कि आप टैक्स फ्री व्यापार यानी कि मुक्त व्यापार आप कर सकते हो। और इस तरह से प्लासी का युद्ध खत्म हुआ। इसमें 23 जून 1757 का फैक्टर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि सिराजुद्दौला के दुश्मन मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ भी थे और एक घसीटी बेगम भी थी जो इनकी मौसी थी। तो थोड़ा सा ये नाम सभी तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर जो उसका सेनापति है वो नवाब बनता है। फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम नवाब बनेगा। तो मीर कासिम का नवाब बनना, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये जो घटना घटी जब मीर जाफर को नवाब से हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया, तो वेंसीटाट जो उस टाइम का गवर्नर था उसने उसे 1760 की क्रांति कहा। ठीक है, मीर कासिम नवाब बना और इसमें अंग्रेजों को खुश करने के लिए मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को दे दी। कंपनी को देने के बाद, कंपनी को खुश करने के बाद मीर कासिम अपने काम में लग गया। सबसे पहले उसने क्या किया, जो अपनी उसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद उसे मुंगेर ले गया। याद रखिएगा कि सबसे पहले उसकी राजधानी थी ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद गया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर। सबसे पहले उन्होंने अपनी राजधानी बदली। राजधानी बदलने के बाद उन्होंने सबसे पहले सेना को ठीक किया। ठीक है,
और तोप और बंदूक का कारखाना भी स्थापित किया। किसने किया? मीर कासिम। और धीरे धीरे अंग्रेजों के आंखों में वो खटकना शुरू हुआ और सबसे ज्यादा जो खटका, उन्होंने दस्तक का दुरुपयोग जो था उसको ही खत्म कर दिया। अब ये दस्तक याद कीजिए, यही 1717 का शाही फरमान, इसको ही खत्म कर दिया। 1717 का शाही फरमान क्या था कि अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए ये एक फरमान था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति, एक कंपनी है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी उस सामान को 100 रुपया में लेती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस सामान को 100 रुपया में लेती है। बदले में 100 रुपया में अगर ये सामान लेती है तो 10 रुपया ये टैक्स में जमा करती है, तो इस एक कंपनी को 110 रुपया पड़ जाता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 10 रुपया नहीं चुकाना पड़ता था, तो 100 रुपया में पड़ता, यानी कि इसको सस्ता में सामान। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बहुत एक विशेष अधिकार था। इसी दस्तक को इसने खत्म कर दिया और कहा कि कोई भी अब टैक्स नहीं देगा, यानी कि ये जो 10 रुपया है ये भी टैक्स नहीं देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले ही नहीं टैक्स देती थी, ये 3,000 वार्षिक किराया देती थी, यानी कि अब इसको भी 100 रुपया में मिलेगा ये सामान और इसको भी 100 रुपया में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेषाधिकार को इसने खत्म कर दिया। अब बदले में सब पे एक खिजरी जमा कर लगा दिया, खिजरी कर, जो सभी के लिए था। फिर बाद में इससे गुस्सा होके, एक तो गुस्सा मीर कासिम से यही था कि ये सेना का सुदृढ़ीकरण, तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया, राजधानी को बदल दिया और दस्तक को भी खत्म कर दिया और खिजरी कर जमा लगा दिया। इससे लेकर अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मीर कासिम को गद्दी से हटा के फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया और इस प्रकार मीर कासिम और बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, यानी कि मीर कासिम और अंग्रेजों के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। मीर कासिम यहाँ से भागने के बाद अवध गया। अवध में उसे अवध का नवाब सुजाउदौला मिला, सुजाउदौला। और अवध में ही उस टाइम में शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था, उन्होंने इनकी मदद की। और इधर जो था मीर कासिम सुजाउदौला से मदद लेने के लिए गया। सुजाउदौला के ही दरबार में शाह आलम, जो मुगल सम्राट था, वो ढह रहा था, इनसे मदद मिली और तीनों की सेना लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और इसे ही कहा गया बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें ध्यान रखिएगा कि कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम की जो तीनों मिला के जो सेना थी, उस सेना का जो नेतृत्व किया था वो गुरगिन खान ने किया और अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा। प्लासी का युद्ध का जो अंग्रेजों ने किया था वो था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन यहाँ पे किया था हेक्टर, और यह एक रियल युद्ध था। यहाँ पे प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ा ही नहीं था, इसे धोखे का भी युद्ध कहा जाता था, लेकिन ये एक रियल युद्ध, तो बक्सर के युद्ध को रियल युद्ध भी कहा जाता है। कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम तीनों की सेना जो है अंग्रेजी सेना के आगे हार जाती है और बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना जीत जाती है और यहाँ से शुरू होता है इनका रुतबा स्टार्ट अंग्रेजों। फिर सुजाउदौला और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की संधि दो संधि होगी, एक होगी शाह आलम जो मुगल सम्राट था, दूसरी संधि होगी अवध के सुजाउदौला के साथ। ठीक है, तो प्रथम संधि में शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के बीच कंपनी को मुगल सम्राट से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। मुगल सम्राट ने इनको ऑर्डर दे दिया कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो भी पैसा कलेक्ट होगा, राजस्व होगा, वो अंग्रेजी सरकार रखेगी। बदले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया साल का देगी। और फिर अवध याद है सुजाउदौला, अवध से दो क्षेत्र कड़ा और इलाहाबाद लेगी और ये दे देगी इलाहाबाद और ये दे देगी शाह आलम को। शाह आलम को कुछ नहीं देना था, सिर्फ उनको जागीर प्रदान कर दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और शाह आलम ने बदले में कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लिया और 26 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया। तो इस तरह से प्रथम संधि। द्वितीय संधि हुई अवध के साथ, अवध के नवाब सुजाउदौला के मध्य और क्लाइव के बीच में द्वितीय संधि। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए, सुजाउदौला ने कंपनी को 50 लाख रुपया दिया युद्ध हट जाना के रूप। ऊपर से अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पे एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी। तीसरा बात, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की भी छूट कंपनी को मिल गई। इस तरह से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि के बाद पूरे बंगाल पे जो है अधिग्रहण अंग्रेजों का हो जाता है और यहां से वो राजस्व इकट्ठा करेंगे और ताकत अपना बढ़ाएंगे और ताकत बढ़ाने के साथ साथ वो पूरे भारत पे अपना एक्सपेंड करेंगे। ध्यान रखिएगा इसी क्रम में कि 1761 में, ये याद रखिएगा, ये 1757 है प्लासी का युद्ध। 1761 में अफगान, जिसको अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में युद्ध होगा
और मराठे हार जाएंगे। यानी कि मराठी की शक्ति खत्म। उस टाइम की 18वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, मुगल इतने शक्तिशाली नहीं थे, ये भी शक्ति खत्म। यानी कि पूरा भारत खाली था अंग्रेजों के लिए ना। भारत का जो मालिक मुगल जो ताकतवर थे वो भी खत्म हो चुके थे, और मराठे जो असली ताकतवर ताकत अपना फैलाना चाहते थे वो भी पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए थे। यानी कि भारत जो था अंग्रेजों के लिए एकदम खाली था, और यहाँ से वो बंगाल के अधिग्रहण से राजस्व जमा करेंगे, संसाधन जमा करेंगे, और फिर पूरे भारत में युद्ध, संधि, समझौता, युद्ध के सारे पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। चलिए ये सब वर्चस्व जो है अगली क्लास में हम देखेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए।